नमस्कार भैया बहनों, आज हम 11th क्लास का माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड का चैप्टर देखेंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग ऑफ डिमांड में सबसे पहले आप देखिए, गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। यानी कि जो गुड हम परचेज करते हैं, क्या उसमें ऐसी एक कैपेसिटी है कि वो क्या कर सके, हमारी वांट को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर सके, राइट। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक बात निकल करके आती है कि जो भी हम गुड परचेज कर रहे हैं या किसी भी गुड की अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो उसमें इतनी कैपेसिटी है, इसका मतलब कि वो हमारी डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रही है, या उस गुड में इतनी कैपेसिटी है कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर पा रही है। तो यहीं से आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा डिमांड का कि डिमांड डज नॉट मीन मच डिजायर फॉर अ कमोडिटी, इट वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड अ डिमांड। ठीक है, कहने का मतलब ये हो जाता है कि मतलब सिर्फ इच्छा ही रखना किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, मतलब मन कर लिया ले लिया, फिर उसको आपको पूरी तरीके से मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है, तो उस गुड की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद जा करके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ अगर आपको प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई कर रही है तो उस चीज़ को आप बार बार क्या करने के लिए जाते हैं, या उस वस्तु को बार बार क्या करने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि डिमांड तभी उत्पन्न होती है कि जब आपकी उसको खरीदने की एक इच्छा हो, ठीक है, और जो गुड आप खरीद रहे हैं उसमें ये कैपेसिटी हो कि वो आपकी इच्छाओं को की पूर्ति कर सके, राइट। इसके बाद है डिमांड इज एन एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। डिमांड की अपनी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। जो डिमांड को जो डिफाइन किया गया है, समझाया गया है, वो प्राइस के केस में भी समझाया गया है। और दूसरा, डिमांड इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो यहां पर दो चीजें हमारे पास निकल करके आती हैं, पहली है प्राइस और दूसरी है पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज से देख भी पा रहे होंगे, समझ भी पा रहे होंगे कि डिमांड, या हम उन्हीं चीजों की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, या करते हैं जिसका हम प्राइस भी कहीं ना कहीं पे कर पा रहे हैं, और जिस हमें उस चीज की इच्छा है खरीदने की, तभी हम उस वस्तु की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो कहीं ना कहीं टाइम फैक्टर भी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। अब डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस। तो मैंने आपको भी बताया था कि प्राइस कहीं ना कहीं डिमांड को बताने का काम करता है, या अगर प्राइस, ठीक है, कहीं ना कहीं डिफाइन करने का काम कर रहा होता है डिमांड को। जैसा कि आप इसकी डेफिनेशन से भी देख पा रहे होंगे, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑलवेज स्टेटेड विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस। ठीक है, इन्होंने किस चीज की बात करी है कि भाई यहाँ पर क्या है, प्राइस है, और प्राइस कहीं ना कहीं कमोडिटी का डिफाइन करता है आपकी डिमांड को। और जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस आते हैं, वैसे वैसे जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें भी कहीं ना कहीं क्या आ रहा होता है, बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपका प्राइस अगर सपोज करो इंक्रीज कर जाता है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, उस वस्तु की डिमांड करना कम कर देंगे, ठीक। और ऐसे ही जैसे ही प्राइस क्या होगा, लो हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो आप उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके केस के अलावा अगर हम देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो पीरियड ऑफ टाइम में मैंने भी आपको बताया था कि डिमांड कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करता है रेफरेंस टू टाइम को, क्योंकि एक डिमांड तभी कहलाएगी जब उस वस्तु का एक समय निश्चित हो। समय कैसे भला, कि आप किसी वस्तु को खरीदने की आपकी इच्छा है, ठीक है, या किसी चीज की लेने की अभी इच्छा है, लेकिन जब वो उस काफी समय बाद ली जाती है तो वो आपकी इच्छाओं की उतनी पूर्ति नहीं कर पाता है, या डिमांड को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक डिमांड के लिए।
ठीक है, एक उदाहरण से भी हम लोग समझ सकते हैं। मैंने आप यहाँ पर आपके लिए एक उदाहरण भी दिया है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की जो डिमांड है वो रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ विंटर और समर। ठीक है, तो अब वही चीज अम्ब्रेला की डिमांड जिस तरीके से रेनी सीजन में होती है, ठीक है, ऐसे ही जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं या चपाती खा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड उस समय होगी जब आपको क्या लग रही होगी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी। सही डेफिनेशन है यहाँ पे डिमांड की, वो देख लेते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। राइट, तो कहीं ना कहीं डिमांड क्या है, एक कुछ ऐसे चार फैक्टर्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। इसकी डेफिनेशन में चार चीजें निकल करके आई हैं हमारे पास। एक है आपका क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि जब डिमांड की जा रही है ऑब्वियसली उसमें कितनी क्वांटिटी की डिमांड की जा रही है, ठीक है, और क्या उसमें विलिंगनेस है, वो इच्छा शक्ति है उसे खरीदने की, विलिंगनेस टू बाय, ठीक है, उसे खरीदने की इच्छा शक्ति है तभी वो खरीदेगा। राइट, इसके अलावा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या उसका प्राइस इस लेवल पे है कि कंज्यूमर उसे पे कर पा रहा है। ठीक, और चौथा पॉइंट है इसमें पीरियड ऑफ टाइम, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चार फैक्टर्स हैं, इस डेफिनेशन को डिफाइन करने का काम करते हैं। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। अब डिमांड फॉर ए कमोडिटी मे बी आइदर विद रेस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल और टू द एंटायर मार्केट। डिमांड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। पहली है आपकी इंडिविजुअल डिमांड और दूसरी है आपकी मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि व्यक्तिगत मांग, तो किसकी बात हो रही है, किसी स्पेसिफिक यूनिट की बात हो रही है, और वो भी किसी एक यूनिट की। राइट, तो यहां पर किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली एक कंज्यूमर की। क्या इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। राइट, मैंने इससे पहले क्या अभी एक शब्द जोड़ा था, क्या। राइट, तो उसका मतलब यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक अगर इंडिविजुअल डिमांड है या किसी एक कंज्यूमर की डिमांड है, तो वो किसी भी गुड को अगर परचेज कर रहा है तो उसमें किस किस चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इच्छा, उसकी एबिलिटी और उसका प्राइस और उसका समय। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जो हमने अभी डेफिनेशन देखी थी उससे ही कनेक्टेड है, लेकिन बात किसकी हो रही है, सिर्फ एक कंज्यूमर की। ऑब्वियसली इंडिविजुअल डिमांड है। राइट, इसके बाद है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं। मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मार्केट डिमांड किसकी बात कर रहा है, मार्केट डिमांड बात कर रहा है ऑल कंज्यूमर्स की। ठीक है, जबकि इंडिविजुअल डिमांड किसकी बात कर रहा था, आ कंज्यूमर की। ठीक है, तो वही है, ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पूरी की पूरी मार्केट डिमांड की यहां पर बात होगी, यहां पर सभी कंज्यूमर्स की बात होगी। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि वो इच्छित हैं, एबल हैं पॉसिबल प्राइस पे खरीदने के लिए एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद है आपका इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के आपके अलग डिटर्मिनेंट्स हैं। तो इसमें आपके 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, दूसरा है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात की गई है। इसके बाद है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट है इसका प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, जब प्राइस की बात करते हैं गिवन कमोडिटी के, तो वहां पर कहीं ना कहीं
एक रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। और कैसा रिलेशनशिप की बात हो रही है? इनवर्स रिलेशनशिप की बात हो रही है। इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में बोला? क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की जब भी बात होती है तो इसका मतलब है मांग को निर्धारित करने वाले कारक, जो हमने 5 पॉइंट अभी देखे। अब पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं प्राइस एक मांग को निर्धारित करने का कार्य करता है, ठीक है, कि उस वस्तु का प्राइस उसकी मांग को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमेशा प्राइस में, मैंने अभी आपको बताया था, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा कैसा रिलेशनशिप रहेगा आपका? इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या करेगी आपकी? फॉल कर जाएगी। और जैसे ही प्राइस क्या होगा? घटेगा, तो डिमांड क्या कर जाएगी आपकी? कहीं ना कहीं राइज कर जाएगी, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश करता है आपका डिमांड को। इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को समझने के लिए प्राइस इफेक्ट ही है, लेकिन कैसे गुड्स है? रिलेटेड। एक है सब्स्टिट्यूट गुड और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब सब्स्टिट्यूट गुड की जब हम बात करते हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड का वैसे हिंदी में मतलब होता है स्थानापन्न वस्तुएं या फिर प्रतिस्थापन वस्तुएं। सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनको एक के प्लेस पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि द गुड्स विच वी कैन यूज ऑन द प्लेस ऑफ अनदर, राइट। जैसे हमने टी की जगह कॉफी का यूज कर लिया, ठीक है। इसके अलावा जैसे एक मेरे पास दो कार हैं, मैंने एक आज खराब हो गई, दूसरी वाली मैंने कल यूज कर ली, ठीक है, ट्रैवलिंग के पर्पज से। सो ये कहीं ना कहीं सेम सेटिस्फेक्शन देने का काम कर रही होती हैं आपकी वांट को, आपकी इच्छाओं को। तो उसमें टी एंड कॉफी जो है बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो ये भी जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का, वो कहीं ना कहीं डिमांड को स्टैब्लिश करने का काम कर रहा होता है। अगर टी का प्राइस क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है, तो टी की जो डिमांड है वो तो क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। और कॉफी की डिमांड क्या कर जाएगी आपकी? इंक्रीज कर जाएगी, ठीक। और ऐसे ही जब कॉफी का प्राइस क्या होता है आपका? इंक्रीज कर जाता है, तो इसकी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। किसकी भला? कॉफी की, ठीक है। और टी की डिमांड क्या हो जाएगी? इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है आपका? पहले तो ये जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है आपका ऐसी वस्तुएं या दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, जिनको एक साथ यूज करके, ठीक है, एक पर्टिकुलर वांट को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया जा रहा होता है। अब किस तरीके से भला? इन्हें हम हिंदी में वैसे पूरक वस्तुएं भी बोलते हैं। जैसे आपके पास है एक पेन है और इंक है। अगर पेन का ढांचा अगर आपके सामने रख दिया जाए खाली और उसमें इंक ना हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो एक लिखने की इच्छा को पूरा करने के लिए हमें पेन और इंक दोनों की ही जरूरत पड़ती है। ऐसे ही कहीं अगर मुझे जाना है, पेट्रोल और कार एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, राइट। उन दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं? एक साथ यूज करके कहीं पर ट्रैवल करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बात को समझ ही गए होंगे क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब अगर जैसे यहाँ पे मेरे पास एक उदाहरण है टी और शुगर का, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक। अगर यहाँ पर शुगर का प्राइस क्या करता है आपका? इंक्रीज करता है, तो इसका इफेक्ट आपकी टी की डिमांड पे भी आएगा, ठीक। कैसे भला? शुगर का प्राइस अगर इंक्रीज करा तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल कर जाएगी, क्योंकि शुगर का प्रयोग किस में किया जा रहा है? टी में किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं फिर टी का प्राइस एक प्रोड्यूसर को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर क्या करेगा? उस चीज़ की डिमांड कम कर देगा। जैसे कि आपने कार और पेट्रोल को देखा होगा, पेट्रोल का जब प्राइस बढ़ने लगता है तो इसका इफेक्ट सेल्स पे आता है कार्स की, ठीक है। तो उनकी सेल भी क्या हो जाती है? पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है,
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब ये हो जाता है आपका कि एक ऑब्वियसली एक कंज्यूमर की इनकम, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा करेगा, वो अच्छी चीज़ों की डिमांड करेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड करेगा। वहीं अगर इनकम कंज्यूमर की कम हो जाती है तो वो घटिया वस्तुओं की यानी कि इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास मेरी इनकम है, अभी अच्छी इनकम मैं ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं खरीदना पसंद करता हूँ आपका फुल क्रीम, ठीक है। ऐसे ही जब मैं क्या करता हूँ आपका, जब मेरी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इनकम कम होते ही मैं टोन दूध खरीदना शुरू कर देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इनकम बढ़ेगी तो आप नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही आपकी इनकम क्या हुई, कम हुई, ठीक है, तो आपने नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड कम कर दी, लेकिन किसकी बढ़ा दी, टोन्ड मिल्क की डिमांड बढ़ा दी, राइट। तो ये भी एक फैक्टर है जो डिमांड को एस्टैब्लिश करने का काम करता है। इसके बाद है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको किसी भी चीज़ में टेस्ट आ रहा है तो आप उसको ही प्रेफर करना पसंद करेंगे। आपने क्या किया, आपको ने बर्फ़ी और लड्डू रसगुल्ले में ले लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, तो मीठा खाने का मन था, तो आपको लगा कि भाई टेस्टी क्या है, बर्फ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, रसगुल्ला उतना टेस्टी नहीं होता, ठीक है, तो आपकी इच्छा थी बर्फ़ी खाने की, ठीक है, तो आपने क्या करा, बर्फ़ी को परचेज़ कर लिया, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड क्या हो गई, आपके टेस्ट पे चली गई। लेकिन आपके फ्रेंड ने क्या कहा, भाई बर्फ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बर्फ़ी मुंह को बकबका कर देती है और रसगुल्ले में रस होता है तो पूरा गला गीला हो जाएगा, तो इसीलिए क्या कर रहा है, उसने क्या किया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चला गया, उसने किसकी डिमांड कर दी, आपके रसगुल्ले की, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी फैशन के अकॉर्डिंग, आपके कस्टम्स के अकॉर्डिंग, आपकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग इसमें चेंज अक्सर आता रहता है, ठीक है। तो ये भी एक मांग को कहीं ना कहीं निर्धारित करने का कार्य करता है।